तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स इल्यूमिनेशन बाय शिवांश में, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। जिसमें से एक टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो क्या था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म चार्ज वायर था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसका रिलेशन तुम्हारे अगले चैप्टर कैपेसिटर से भी होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर से भी इसका कुछ लेना देना है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं याद दिलाऊंगा उस चैप्टर में कि ये मैंने पढ़ाया था, तुम लोगों को याद होगा। तो ठीक है, पहली बार में हम लोगों ने क्या लिया था, एक वायर लिया था जिसके ऊपर ढेर सारा चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। और अब हमारे पास एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसकी वजह से पॉइंट P पर, देखो मैंने डायग्राम पहले से बना लिया है, क्योंकि इससे पहले भी मैं वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन वो पता नहीं बीच में अब्रप्ट हो गया, जिसकी वजह से वो बंद हो गया। तो वो पहले का डायग्राम बना हुआ है जिसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था। प्रॉब्लम हो जाती है यार, रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। बहुत बार ऐसा होता है कि माइक ही नहीं चल रहा होता है, वीडियो पूरा शूट कर डालता है, उसके बाद फिर पता चलता है कि बेकार हो गया शूट करना। हाँ तो खैर वो सब जाने दो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि पॉइंट P, ये पॉइंट P है तुम लोगों का, ये पॉइंट P है यहाँ पे। इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज की वजह से। कौन सा चार्ज है ये? यूनिफॉर्म चार्ज है, जो क्या है, किसी प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इन्होंने एक लाइन लिखी है, यूनिफॉर्मली, क्या कहा गया, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इनफाइनाइट का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो पिछली बार भी इनफाइनाइट टर्म यूज़ हुआ था, तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि ये बढ़ती चली जाएगी, प्लेट ख़त्म ही नहीं होगी कभी, अप टू इन्फिनिटी वाला केस जो था, वैसा कुछ होता नहीं है जनरली। असल में इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेट की डायमेंशन है, लेट अस सपोज इसकी लेंथ L है और विड्थ जो है वो B है या W, कुछ भी मान लो, तो इस R के कंपेयर में, इस R के कंपेयर में ये L और B दोनों काफ़ी बड़े होंगे। ठीक है, यानी कि मान लो अगर R तुम्हारा 1 mm है, मानने के लिए बता रहा हूँ, सच में नहीं होता है, R मान लो 1 mm है, तो ये लेंथ तुम्हारी मान लो 10 सेंटीमीटर हो गई, और ब्रेथ जो हो गई वो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर के आगे 1 mm काफ़ी बड़ा दिखेगा, तो इसको एक तरीके से क्या लगता है, इनफाइनाइट एज कंपेयर टू R, ये लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। बाकी इसका कोई खास ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं होता है कि बहुत बड़ा है। ठीक है, देखो ये सब होते हैं कुछ एजम्पशन जो हमको किसी भी डेरिवेशन करने से पहले मानने पड़ते हैं। अब तुम लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि मैंने एक प्लेट तो बनाई है, प्लेन शीट बनाई है, लेकिन साथ में एक सिलेंडर भी बना हुआ है। वो किस लिए? तो तुम लोगों को अगर अच्छे से तुम लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो तुमको पता होगा कि इसको क्या कहते हैं और ये क्यों बनाई गई है। तो ये है हमारी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम था वो कुछ ऐसा था, हमारे पास सिर्फ एक प्लेट थी, मैं समझा दे रहा हूँ, ये अच्छा सा डायग्राम हम लोग डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक प्लेट थी जिस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी ले सकते हो, बस डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में टूवर्ड्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्लेट थी। अब मान लेते हैं कि हमसे किसी ने पूछा कि इस R डिस्टेंस पे, पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस चार्ज की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज की वजह से। तो हमारे पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन गॉस लॉ हमको सबसे बढ़िया लगा क्योंकि वो इजी हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने सोचा कि हम गॉस लॉ लगा देते हैं यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि गॉस लॉ हम लगाएंगे कैसे? गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाओ। अब गॉसियन सरफेस कहता है कि गॉसियन सरफेस बनानी है तो सिमेट्री
लानी पड़ेगी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को कंफर्ट हो जाता है, इससे थोड़ा आराम रहता है, कंफर्ट है ना, इससे थोड़ा आराम रहता है। अगर सिमेट्री नहीं होगी गॉसियन सरफेस में तो वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, तो वो 12th के लेवल से ऊपर चला जाएगा। तो हमको सिमेट्री का ध्यान रखना है अपने क्लास 12th में, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने कहा सिमेट्री को देखते हैं, तो हम आर डिस्टेंस पीछे भी चले जाते हैं। आर डिस्टेंस पीछे चले गए प्लेट के, और ये पॉइंट पी आ गया। ये प्लेट समझ रहे हो ना, एक शीट टाइप की, मान लो अपने पेपर को उठा लो बस, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, बिल्कुल कुछ नहीं है, टी लगभग 0 होता नहीं है, मतलब बहुत छोटा होता है। तो हम आर डिस्टेंस पीछे चले गए, पॉइंट पी इधर भी है, पी डैश मान लो इसको। अब हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाई, कौन सी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली। मैं तुम लोगों को दिखाना नहीं चाह रहा था पहले ही डायग्राम में, सोचता कि तुम लोग गेस करते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना ही था पहले से। ये गॉसियन सरफेस है और इस पे क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज है। यही डायग्राम तुम लोगों का यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कुछ ऐसे कुछ ऐसे, तो ये सिमेट्रिक है। यहाँ से भी आर डिस्टेंस पे पड़ेगी, यहाँ से भी आर डिस्टेंस पे इसका एरिया पड़ेगा, तो फ्लक्स लगभग बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग, तब तक तुम लोग बताओ गॉस लॉ होता क्या है, फटाफट कॉपी में लिखो कि गॉस लॉ क्या होता है, लिख जाना चाहिए तब तक। हाँ, तो गॉसियन सरफेस बन गई। अब हम लोग लिखेंगे कि हमारा गॉस लॉ क्या बोलता है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स जो इससे निकल रहा होगा, इस पूरे सिलेंडर से या फिर गॉसियन सरफेस से, वो क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। यही होता है ना गॉस लॉ, जितना Q इनसाइड है और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही होता है टोटल फ्लक्स। अच्छा, अब इसको बताने से पहले मैं एक बार सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, जो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि Q चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि हमको इसमें पता है कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो जितना एरिया हम लोग लेंगे, मान लो हमको पता है एक यूनिट एरिया में मान लो x चार्ज है, तो मान लो अगर हमारे एरिया यूज़ आया, मान लो y यूनिट एरिया हमारे यूज़ में आया, तो टोटल yx चार्ज हो जाएगा उस पर। समझ रहे हो ना, यूनिटरी मेथड समझते हो ना, नहीं समझते हो ऐसा मत बोलो यार। देखो एक यूनिट में अगर हमको कुछ पता है, क्या है मतलब, एक यूनिट में मान लो 3 चार्ज हैं, तो 4 यूनिट में कितने हो जाएंगे, 12 चार्ज हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब ऐसा काउंट नहीं कर सकते कितने चार्ज हैं, लेकिन इतने से एरिया में अगर 3 चार्ज हैं, तो अगर ऐसे हम 4 चीज़ें ले लेंगे तो इतने से एरिया में कितने, 12 चार्ज हो जाएंगे। वैसे ही है बस, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कुछ वैसी ही साइंस होती है, मतलब साइंस नहीं, टेक्निक, यूनिटरी मेथड ही होता है इसका। हाँ, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इससे हम लोग चार्ज का पता लगाते हैं, क्योंकि ऐसे हमको पता नहीं चलेगा ना, इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, उसमें कितना चार्ज आ रहा है नहीं समझ में आता है। तो उसके लिए हम लोग एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि इतने एरिया से जो है हमारा चार्ज का लेना देना है, तो उतना चार्ज कितना हो जाएगा उतने एरिया में। हाँ, तो अब हम इसका यूज़ करते हैं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो पहले ये बताओ, ये तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसमें से, वो किधर को निकलेगी, तो मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होनी चाहिए। अब तक तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, एरिया वेक्टर किधर होता है, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर साइड भी कुछ ऐसी ही हो जाएगी,
1 2 3, तुम लोग भी 4 ही मत बनाना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 ही होगी, ये सब बराबर हाइट की होंगी, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो ये तुम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये मत पूछना एरिया वेक्टर इधर कैसे हो गया है, पिछले 2-3 लेक्चरों से मैं बार बार बता चुका हूँ कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, एक ही पे बताना चाहिए लेकिन फिर भी। तो इस एरिया पे, कौन से, इस वाले एरिया पे हमको पता चला कि जो हमारा एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। हाँ, गायब हो गया। इसी तरीके से जब हम इस एरिया की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, किसके किसके बीच का, एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। इससे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब बात आई इस वाले एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला एरिया दिख रहा है, सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, CSA, जो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, 10th में पढ़ा होगा। तो जब इस एरिया की बात आई तो हमने देखा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, और मान लो ऊपर वाले पोर्शन के एरिया की बात कर ले तो वो उसका एरिया वेक्टर इधर को होगा। इस वाले पोर्शन की बात कर लो तो इसका एरिया वेक्टर तुम्हारे साइड को होगा। पीछे वाले एरिया वेक्टर की बात कर ले तो ये तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन में घुसते हुए अंदर की तरफ होगा, फ़ोन या लैपटॉप की, है ना। नीचे वाला एरिया इधर हो जाएगा। तो तुम देख लो कहीं से भी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है इसमें, और एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही जा रहा है, ठीक है, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है किसके किसके बीच में, एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हम बात कर रहे हैं कौन से, कर्व्ड सरफेस एरिया की, किसकी बात कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया की। एक बार फिर से समझ लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, समझ रहे हो ना। इस एरिया की बात नहीं हो रही, इस एरिया में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसमें एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं टोटल फ्लक्स बराबर क्या होता है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो φ1 φ2 मान लेते हैं, ये मान लो ये है φ1, इस नहीं इसका तो एरिया मानते हैं ना, पहले A1 मान लेते हैं, इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया भी A1 ही होगा, लेकिन चलो इसको A2 मान लेते हैं, और इसका एरिया A3 है, कर्व्ड सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स हमारा φ1 हो जाएगा, इससे पास होने वाला फ्लक्स हमारा φ2 हो जाएगा, और इससे पास होने वाला फ्लक्स हमारा φ3 हो जाएगा, और टोटल बराबर हो जाएगा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, E.dA का इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, ये हो गया। तो E तो हमारा सब में सेम ही है, तो दूसरा φ2 का हो जाएगा E.dA, अभी dA की वैल्यू हम लोग रख देंगे, परेशान मत हो, और ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.dA, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये हम लोग फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं, थर्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, तो आ जाओ जरा सेकंड सरफेस की बात करो। सेकंड सरफेस में हमारा थीटा क्या था, 90 डिग्री था, है ना, तो रख देते हैं वैल्यू। वैसे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि सेकंड सरफेस का फ्लक्स 0 हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को समझाने के लिए एक बार कर देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या करना। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म की बात हुई थी। इंटीग्रेशन ऑफ एरिया फॉर द फर्स्ट सरफेस
ई इसमें भी बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा नहीं लिखा ना, ई ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, एक सेकंड, 2 मिनट बस। यहाँ पे हमने क्या किया, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, पहली वाली सरफेस में क्या था, एरिया वेक्टर और उसके बीच का एंगल क्या था, 0 डिग्री था ना। ये देखो ये वाली सरफेस है, इसमें एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल, ये एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को शायद समझ में ना आया हो, इसलिए मैं बार बार समझाने लगता हूँ वही चीज़ जाके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 90, दूसरी सरफेस पे क्या था, कॉस 90 डिग्री हो गया था। तीसरी सरफेस पे क्या हो गया था, ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो गया था। और फिर क्या था, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तुम लोगों को सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए डी ए, ये फर्स्ट सरफेस है ना, तो डी ई A1 हो जाएगा, और यहाँ पे ई बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन E A2 हो जाएगा। क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम लोगों को पता है A1 बराबर A2 है, दोनों एरिया बराबर थे, वो तो हम लोगों ने ऐसे ही रख लिया था फालतू में काम बढ़ाने के लिए। तो EA इंटू EA मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2 टाइम्स EA इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, क्यू इनक्लोज्ड हमारे पास नहीं है। अब सबसे पहले देखो उसके अंदर क्यू कितना जा रहा है, ठीक है। आ गए अपने डायग्राम पे, अब बात करते हैं क्यू इनक्लोज्ड हमारा कितना है। तो क्यू इनक्लोज्ड, क्या तुम लोगों को यही क्यू इनक्लोज्ड दिख रहा है, जितना इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है चार्ज, वही तो हमारा क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा ना, यही तो है हमारा क्यू इनक्लोज्ड। अब ये क्यू इनक्लोज्ड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड, पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी पे जाते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ये वाला एरिया, यही वाला एरिया लेंगे। अब ये वाला एरिया किसके बराबर होगा, इस एरिया के बराबर होगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन दिस एरिया, ढंग का पेन ले लेते हैं, हाँ। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ये वाला एरिया सिलेंडर का, ये वाला एरिया हो गया। तो क्यू इनक्लोज्ड बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए। इसको उठा के हम पुट कर देते हैं, कहाँ गए, इसको हम उठा के पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में, हाँ। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। तो 2E इंटू ए बराबर हो गया, क्यू इनक्लोज्ड कितना था, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कट जाएगा और ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे, एट आर डिस्टेंस, कहाँ से, एक इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट से, सॉरी। अब मान लो जो मैं अगले चैप्टर की, जो दूसरे चैप्टर की मैं बात कर रहा था, उसकी एक बार थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी तुम लोग चले जाओ, मतलब जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो जा सकते हैं, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, उस चैप्टर में भी मैं डिस्कस करूँगा। अगर तुम लोगों को कुछ खास काम हो तो तुम लोग जा सकते हो, अगर कुछ ज़रूरी ना हो तो ये सुनते हुए जाना। तो ये मान लो हमने 2 प्लेट्स ले ली हैं, ठीक है, कैसा डायग्राम बना रहा हूँ, रुक जाओ बस। तो ये डायग्राम बन गया। तो ये क्या है, हमारे पास 2 चार्ज प्लेट है, एक पे क्या है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग
कैपेसिटर कहते हैं। लगभग ये इसमें डाई इलेक्ट्रिक वगैरह इंड्यूस होता है, वो बात की बात है, उस पर आराम से बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, अब मान लो इसके बीच में तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कोई बोल देता है, तो आसान है ना, निकाल लोगे ना। एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो मान लो तुमको इसके बीच में, तो बस डायरेक्शन का खेल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज शीट की। मान लो इस पॉइंट पी पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए डी, ये स्मॉल होनी चाहिए एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ शीट। इस शीट के कंपेयर में इसकी डायमेंशन बहुत छोटी होनी चाहिए। मान लो इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, बराबर ही रहेगी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो तुम्हारी ई नेट आ जाएगी वो हो जाएगी, ई नेट लिख लो या ई रिजल्टेंट लिख लो, E1 प्लस E2, दोनों ई बराबर हैं तो 2 टाइम्स ई हो जाएगी, है ना। और 2 टाइम्स ई क्या हो जाएगा, 2 ई हमारा क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तुम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू कैपेसिटर। तो ये हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, अब तुम लोगों का इस चैप्टर में सिर्फ एक लेक्चर बचा है, जो क्या करना है हमको, गॉस लॉ का एप्लीकेशन ही है, जो स्फेरिकल सेल अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसके अंदर, उसकी सरफेस पे और उसके बाहर। तो बस तुम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स चैप्टर यहाँ पर से ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों को लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया, वैसे मैंने अपनी तरफ से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दिए हैं। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ छूटा है तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये टॉपिक नहीं करवाया है आपने। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना है, तो जुड़े रहना। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।